The last time we discussed the essence preparation. उसकी अगर reactions की बात कर लें तो सबसे पहले इसका रोल है एस एन एसिड। सो हम इसे कहते हैं H2SO4 डाई बेसिक एसिड या डाइरोटिक एसिड। The logic is the same जो हमने NaOH का हम बताई थी। बेस को हम इस बेस पर डिफाइन करते हैं कि वो कितने एसिड्स न्यूट्रलाइज कर सकता है। NaOH का मोनो एसिडिक बेस। एसिड को इस बेस में क्लासिफाई करते हैं कि वो कितने बेस न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो हाउ मेनी एक्टिव बेस पॉजिटिव आएगा। तो चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड में दो हाइड्रोजन होते हैं तो इसको हम डाइप्रोटिक कहते हैं। हाइड्रोजन का जो आयन होता है वो प्रोटॉन होता है, उसकी डाइप्रोटिक या डाई बेसिक कहते हैं इस सेंस में कि एक सल्फ्यूरिक एसिड अपने दो हाइड्रोजन के मदद से दो बेसिस में न्यूट्रलाइज कर सकता है। अच्छा, अब चूंकि ये इसका एसिड के तौर पर रिएक्शन वही हो गया कि न्यूट्रलाइज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, ये रियलाइज करना है सिंस देयर आर टू हाइड्रोजन तो ये दो तरह के सॉल्ट बना। मसलन अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करता हूँ NaOH के 1 मोल से, तो अब NaOH में तो एक OH है और इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो एक OH एक हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बनाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, उसका एक हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है। ऐसा सॉल्ट जिसमें अभी भी हाइड्रोजन मौजूद हो उसे हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। एंड दिस वन इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट। अच्छा, अगर आप यही रिएक्शन यूं करते कि सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल्स NaOH के साथ रिएक्शन करता तो फिर ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज होगा और हम बनाते सोडियम सल्फेट। तो मैसेज ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड से हम दो तरह के सॉल्ट बना सकते हैं, एक पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, एक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बनता है हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है सल्फेट। दूसरी को भी बहुत है एस डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट भी कहते हैं और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन में दसकर आया था कि ये वो केमिकल होते हैं जो पानी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं या किसी चीज से पानी को रिमूव कर देते हैं। तो दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सल्फ्यूरिक वाटर को एब्सॉर्ब या रिमूव कर सकती है और ड्राइंग या डिहाइड्रेटिंग एजेंट होती है। सल्फ्यूरिक एसिड में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। और हम जहां हमें सल्फ्यूरिक एसिड्स के इस्तेमाल से कोई नेगेटिव खतरा ना हो और हम इसे प्रिजर्व करते हैं इस्तेमाल कहाँ यूज नहीं करते, ऑब्वियसली जो घर में दवाएं हम लेकर आते हैं उसमें तो एसिड नहीं डाल सकते ना। तो आपने देखा होगा जितनी भी टैबलेट्स होती हैं बॉटल में, तो कोई भी अल्लाह न करे बीमारी हो जाए तो उसमें से जब हम टैबलेट निकालते हैं उसकी पुड़िया होती है। बचपन में सबको बड़ा शौक होता है इस पुड़िया में क्या है चेक करें, तो उसमें अगर आप कभी देखेंगे तो ग्लास की तरह के टुकड़े नजर आएंगे, वो सिलिका जैल होता है। और वो भी वही काम कर रहा है जो ये करता है कि हमारी दवाएं मॉइस्चर से खराब हो सकती हैं, जल्दी एक्सपायर हो सकती हैं। तो जब हम बॉटल खोलते हैं तो मॉइस्चर तो जाता है, तो अंदर वो जो रखा होता है सिलिका जेल वो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके हमारी दवाओं को सिक्योर करता है। तो अब सोचिए सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं डाल सकते हम दवाओं को क्या ना हो जाए। तो वो सिलिका जेल के लिए ड्राइंग एजेंट है, ड्राइंग एजेंट है। इसके ड्राइंग एजेंट होने की जो बहुत मशहूर रिएक्शन हमारी किताब में वो ये है कि फर्स्ट कीजिए ये केमिकल अगर हम इसे पहचानते हैं तो ये है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। इसके नाम में ये लफ्ज है कि दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके बारे में हमारा ख्याल है कि कार्बन के साथ बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। और इस बात को हम किस तरह वेरीफाई करते हैं कि अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ग्लूकोज पर देखा जाए तो ग्लूकोज कैन सेपरेट द वाटर एंड कार्बन विल बी अलोन। तो ये बन जाएगा 6 कार्बन प्लस 6 वाटर।
ये काम ग्लूकोज घर में होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड केमिस्ट्री की लैब में, ये हमारे प्रैक्टिकल्स का भी हिस्सा है ऑर्गेनिकल टेस्ट का, कि हम ग्लूकोज पे सल्फ्यूरिक एसिड लेके एकदम से वो व्हाइट कलर का पाउडर ग्लूकोज ब्लैक हो जाता है और हमारी टेस्ट ट्यूब के कॉर्नर्स पे ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं पानी, तो जो ब्लैक हो जाता है वो काला, ठीक है ना। यही काम आप चीनी के साथ भी कर सकते हैं, दैट इज C12H22O11, दैट इज सक्रोज। ये नॉर्मल शुगर है जो हम चीनी इसको कहते हैं, हम पेपरों में इस्तेमाल करते हैं। और इसमें ऐसा हुआ कि 12 कार्बन विल बी separated in 11 water molecules. So these are the examples for the dehydrating role of the sulfuric acid. Sulfuric acid का जो तीसरा रोल है वो है sulfonating agent. This is in organic chemistry. और ये रिएक्शन ऑर्गेनिक में भी आता है जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बेंजीन की सल्फोनेशन या फिनोल की सल्फोनेशन करते हैं। सल्फोनेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोजन को रिमूव करके हम सल्फो ग्रुप लाते हैं, जैसे 3H ग्रुप, एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज द सोर्स ऑफ दैट। तो मिसाल के तौर पर ये रिएक्शन हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे एंड आई होप ये हम पहचानते हैं, दिस इज बेंजीन। जब हम इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, ऑर्गेनिक वाले सल्फ्यूरिक एसिड को स्ट्रक्चर की फॉर्म में ऐसे दिखता है, देखने मिला के H2SO4 बनता है, ये बताने के लिए कि इसका OH अलग हो जाएगा और SO3H अलग हो जाएगा। So this OH will take one of the hydrogen from benzene to form water and उस हाइड्रोजन की जगह पर बेंजीन के साथ SO3H ग्रुप करेगा and this compound is called benzene sulfonic acid. So this is the sulfonating role of sulfuric acid. Acid है, dehydrating agent है, sulfonating agent है। सल्फ्यूरिक एसिड का आखिरी और सबसे मशहूर रोल है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम इसे पूरी किताब में खासतौर पर ऑर्गेनिक में बहुत सारी जगहों पर कोट करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से हम उसी को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी इसका मतलब होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। और द रीजन व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूले पर अगर आप गौर करें तो इसमें 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन का चार्ज हो गया -8 और सिर्फ हाइड्रोजन का चार्ज होगा +1, 2 हाइड्रोजन है तो +2। इसका मतलब है कि 4 ऑक्सीजन मिलकर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं, किससे? हाइड्रोजन के से तो 2 छीने हैं, बाकी के 6 कहां से आए? वो सल्फर से मिले। तो सल्फर इस पर्टिकुलर कंपाउंड में बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है। याद रहे सल्फर नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स की ख्वाहिश और टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस का चार्ज रख सकता है। सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना ऑर्बिट कंप्लीट करे। तो सल्फर इज कंफर्टेबल इफ इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड अटेन्स -2 चार्ज, बट हियर सल्फर अपने कंफर्ट जोन में नहीं है। ऑक्सीजन चूंकि उससे ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसने सल्फर के सारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन छीन लिए एंड इट बिकम्स अ हाईली पॉजिटिव एंड अनस्टेबल। इस वजह से जैसे ही ये सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी चीज से मिलता है अदर देन ऑक्सीजन, तो क्या होगा? ऑक्सीजन पे जोर नहीं चलता ना, बाकी पे चलता है, तो जिससे भी रिएक्शन करेगा चूंकि इसके ऊपर इतना जबरदस्त प्लस चार्ज है उसके इलेक्ट्रॉन छीनकर अपने आप को रिड्यूस करेगा और उन्हें ऑक्सीडाइज करेगा, स्पेशली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सल्फ्यूरिक एसिड इस वजह से ऑक्सीडेशन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इसका सल्फर इंतहाई हाई और पॉजिटिव चार्ज करता है। तो अमूमन जब सल्फ्यूरिक एसिड किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो वो अपने आप को रिड्यूस करके SO2 में कन्वर्ट करता है। यहाँ चार्ज है +4 और यहाँ चार्ज है सॉरी यहाँ चार्ज है +6 और यहाँ होता है। तो जो एग्जाम्पल्स हमारी किताब में हमें दी हैं उसके हिसाब से एल्यूमिनियम जब सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड से रिएक्शन करता है तो बनाता है एल्यूमिनियम सल्फेट, sulfur dioxide and water. Obviously, you are not very much interested in the details of the equation, but you must know after oxidation of metal, the sulfuric acid becomes HO. ये है important वाली कॉपर
अगर आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा, कॉपर विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बट विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी कंसंट्रेटेड और ये भी कंसंट्रेटेड, it also forms the C sulfate, SO2 and water. This is how it is balanced. So in both cases, after reacting with metal, sulfuric acid forms SO2 and water. और MCQs वाले सिर्फ ये रिकॉल करने के लिए आपने इक्वेशन याद की है, इक्वेशन तो नहीं पूछ सकते ना, क्या पूछेंगे? When sulfuric acid concentrated reacts with metal, which gas it will form? वो ऐसे होंगे जिसको इक्वेशन याद नहीं हो, बता सकेगा तो कौन सी गैस निकलेगी? अच्छा, सेम रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ भी, और मैंने कहा था कौन से नॉन मेटल्स जो सल्फर से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करते हैं, तो दो हैं, कार्बन एंड सल्फर इटसेल्फ। तो जब हम इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड अगेंस्ट सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब हम इसका रिएक्शन सल्फर से कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड इक्वेशन में बैलेंस होगी। तो हमारे लिए नोट करने की बात ये है कि विद एवरी रिएक्शन, चाहे वो मेटल या नॉन मेटल हो, सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप को एक ही चीज में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज SO2 है। ठीक हो गई बात, ये इसके रिएक्शन पे है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने कहा था किंग ऑफ ऑल कंपाउंड्स वंस अपॉन अ टाइम। क्यों? क्योंकि इसके यूजेस इतने सारे हैं कि कोई भी इंडस्ट्री से नहीं से बच जाए। तो इसके यूजेस में हम मेंशन करते हैं कि ये इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट्स बनाने में। इंडस्ट्री में पढ़ेंगे, डिटर्जेंट्स कहते ही हैं ऐसे केमिकल्स को जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के सल्फोनेट्स हो, यानी जिसमें वही सल्फोनेटेड ग्रुप मौजूद हो, जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनते हैं। ये इस्तेमाल होता है बनाने में एक सिंथेटिक फाइबर धागा, जिसको हम कहते हैं रेयॉन। रेयॉन सिंथेटिक फाइबर है, फाइबर का मतलब धागा। एक धागा वो होता है जो नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, जैसे कॉटन से मिलता है या सिल्क से मिलता है, सिल्कवॉर्म से। जो हम खुद बनाते हैं वो मशरूम करीन है रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर। तो उसमें से जो रेयॉन है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से हम एक बहुत जबरदस्त काम करते हैं, इसको कहते हैं पिकलिंग ऑफ स्टील। ये क्या काम है? सल्फ्यूरिक एसिड सबसे अहम काम है, it dissolves every metal almost and it dissolves many things। थोड़ी सी खतरनाक वाली एग्जाम भी देखो, घबराएंगे नहीं। आप पहले नहीं हुए होंगे, 2003 और 4 जियो पहला हमारा प्राइवेट चैनल ताजा ताजा शुरू हुआ था, सिर्फ उसी को लाइसेंस मिला था, मुझे पता। देयर वाज अ न्यूज फ्रॉम लाहौर कि बहुत सारे बच्चे किडनैप होकर गायब हो रहे हैं, कि पेरेंट्स परेशान है, थाना में रिपोर्ट है, बच्चे गायब हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं। रिपोर्ट चलते चलते कुछ दिनों के बाद जियो के ऑफिस में एक साहब आए, जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने उन बच्चों को किडनैप किया है और उनकी तादाद पूरी 100 हो गई है। अब वो कन्फेस करके अपने आप को पुलिस के हवाले करने आया। तो सही बात, बच्चों को क्या किया? उसने उन बच्चों को सल्फ्यूरिक एसिड के टब में डाल दिया। दैट इज व्हाट ही सेड, यानी उनमें से कोई जिंदा नहीं है, दे आर द डेड बॉडीज। तो पुलिस वालों को तो नहीं समझ आई, ना जियो वालों को समझ में आई, लेकिन बाद में हम केमिस्ट्री वालों ने मैंने बताया कि इफ सच थिंग इज देयर, तो आपको उनकी बॉडी का कोई हिस्सा नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड इज सो डेंजरस केमिकल कि ये हमारे हाथ में मौजूद सारे के सारे ऑर्गन्स को डिसॉल्व कर देता है। अगर कोई चीज बचती है तो वो सिर्फ हमारे बाहर है। सो जब उसकी बात पर हमने उसकी जगह पे छापा मारा, वहां देखा तो बड़े बड़े सल्फ्यूरिक एसिड के टब्स थे,
और उनके एनालिसिस ने हमें ये बताया कि उनमें फैट्स और प्रोटीन्स मौजूद है जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं। पर वो कह रहा था 100 बच्चों का खाते थे और सबको सीखने वाला बता दें ये है सल्फ्यूरिक एसिड। इससे अंदाजा कि उसके पास था, अब कहाँ से उसने लिया हुआ है नो आइडिया। मैं नहीं खरीद सकता 100% सल्फ्यूरिक एसिड। आई एम पीएचडी होल्डर ऑफ केमिस्ट्री, यानी इसका लाइसेंस नहीं देते हम। जो केमिस्ट्री की लैब में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं और उससे बच्चों को डराते हैं, अगर पढ़ा लिखा आदमी आपको कॉलेज में प्रैक्टिकल करा रहा है, कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड आपकी शेल्फ पे मौजूद नहीं है। वो उस टेबल पे होगा जिस टेबल पर आपके टीचर बैठे होंगे और आपसे कहेंगे यहाँ आइए और इसमें मेरे सामने डालिए। एक दूसरी, कभी भी उसकी बॉटल को भरते नहीं है, हमेशा बॉटल में इतना सा लेते हैं ताकि अगर किसी बच्चे से गलती से गिर भी जाए तो बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी गिरे, फिर भी बच सकता है, इतना सारा। और वो कौन सा वाला सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो हम आपको टेबल पे देते हैं। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है 100%, जिसमें बच्चों को गला दिया था। जो हम आपको देते हैं वो कौन सा होता है, जो हमें मार्केट में मिलता है कंसंट्रेटेड के नाम से, वो 33%। हम उस 33% को डाइल्यूट करके 16% बनाते हैं जो हम रखते हैं। फिर जब बच्चों को देते हैं तो उसे फिर 50% डाइल्यूट करते हैं, वो 8.5%। उससे हमें इतना डर लगता है, सोचिए तो 100% का क्या हाल होगा। आपको जो मिलता है वो 8.5% होगा। तो हम इसमें अगर ये वाली एग्जाम्पल ना देनी हो तो मैं ये कहता था कि फर्स्ट वैल्यू मेरी गाड़ी उठाकर आप सल्फ्यूरिक एसिड के तालाब में डाल दें तो सिर्फ रबर बचेगा टायर का और ग्लास बचेगा। अब एक और जबरदस्त केमिस्ट्री सुनिए, जब ये हर चीज को गला, मेटल को तो ये ऐसे कहा जाएगा जैसे मेटल का दुनिया में वजूद ही नहीं है। गिलास को कुछ नहीं कहता, प्लास्टिक को कुछ नहीं कहता। गिलास और प्लास्टिक उसी में तो रखते हैं, गिलास की बॉटल में रखते हैं सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड, गिलास को कुछ नहीं कहता। प्लास्टिक के ड्रम्स में रखते हैं सल्फर, उसको भी कुछ नहीं कहता। तो दैट्स व्हाई प्लास्टिक एंड ग्लास आर द सुपर इन्वेंशन फॉर केमिस्ट्री, ये एसिड्स को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड कि ये वाला काम क्या था, अब इसका पॉजिटिव सुनिए, इस बात की एबिलिटी हर चीज को डिसॉल्व कर लेता। जब भी हम मेटल बनाते हैं, स्पेशली आयरन, आयरन जैसे ही बनता है एयर में मौजूद मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके रस्टिंग शुरू कर देता है। तो जो स्टील मिल में आयरन बनता है जैसे ही, तो ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी होता है कि इधर भट्टी से आयरन निकला और इधर हमने बिल्डिंग में लगा दिया। भाई वो स्टील मिल वाले बनाकर अपने गोदाम में स्टोर करते हैं, फिर ऑर्डर आते हैं, उस ऑर्डर के हिसाब से कोई इसी शहर का आया, कोई दूसरे शहर, तो इस दौरान तो वो लोहा जब खा जाएगा। तो ये लोग ये करते हैं कि जैसे ही वो बनता है तो बहुत सारे काम किए जाते हैं। एक होता है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, वो गैल्वेनाइज्ड आयरन कहलाते हैं। एक ये होता है कि हम उसे रख देते हैं ऐसे ही, जब उसे सोल्ड करने का टाइम आता है तो उसके ऊपर जो रस्ट लेयर जमा हो जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड से उसे वॉश कर देते हैं, तो वो सारी रस्टेड लेयर जो है धुल कर अलग हो जाती है। ये प्रोसेस कहलाता है पिकलिंग प्रोसेस। To wash away the oxide layer on any matter, especially iron, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्साइड डिसॉल्व करने में सबसे ज्यादा। अच्छा, कौन सा मेटल है जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कुछ नहीं कह सकता? गोल्ड। तभी गोल्ड गोल्ड है। कभी ये बात आए ना कि व्हाई गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव, वो खूबसूरत है, काहे का खूबसूरत है भाई? गोल्ड से खूबसूरत कलर है, गोल्ड कहाँ का खूबसूरत? उसकी सबसे बड़ी अहमियत है कि वो ड्यूरेबल मेटल है। सल्फ्यूरिक एसिड किसी केमिकल से रिएक्शन नहीं करेगा। तो अगर आप गोल्ड की बनाई हुई कोई चीज इस्तेमाल करें, कहीं भी रखें, तेजाब में फेंक दें, धुलकर साफ हो जाएगा और खूबसूरत, जबकि बाकी सारे खराब हैं। इसलिए जो चीज गोल्ड से एक दफा बन जाए, समझे वो लाइफ टाइम है। खाना काबा का दरवाजा अगर गोल्ड का बनाया है तो शो मारने के लिए नहीं बनाया है, दैट इज फॉर ड्यूरेबिलिटी। जब भी बना था उस वक्त से लेकर आज तक है, जबकि जो उसकी बिल्डिंग पत्थर की बनी हुई है वो कई दफा रिपेयर हो चुकी है। आखिरी दफा 1980 में हुई थी। कि बारिशों की वजह से उसमें एरोजन होता है, वो उस पर क्रैक्स पड़ते हैं, खराब हो जाता है, तो उसे फिर से रीबिल्ड करते हैं। लेकिन दरवाजा गोल्ड का बना, कुछ नहीं हो सकता, बेहतरीन चीज बनी। तो गोल्ड, प्लाटिनम, रोडियम, हीलियम को नोबेल मेटल्स कहते हैं। ये किसी चीज से बहुत कम रिएक्टर है, खराब होते हैं लेकिन उन चीजों से जो कम से कम दुनिया में नहीं है वो स्पेशली बनाए, तो ये सब सिक्योर करता है। तो ये बिजली का स्टील हो गया। फिर इसके बाद इसे हम बहुत सारे प्लास्टिक्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। हम इसे फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर्स में एक मशहूर फर्टिलाइजर्स कहते हैं सुपर फॉस्फेट, वो सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है।
तो ये इसकी छोटी सी हाईलाइट है, बताया सिंपली कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में। अब एक बहुत अहम बात जो समझिए, मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि जो 25 क्वेश्चन एंटिटी में से एक तो ये होगा, एक तो होगा। वो क्या सीन है कि हमारे सिलेबस में कई एंट्री भी है, उसके कहते हैं फ्लेम टेस्ट। अब मैंने सारे बड़े टॉपिक्स कर दिए, हम छोटे छोटे माइनर चीजें बता दी। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट हमारी स्वॉट एनालिसिस में है, यानी जो प्रैक्टिकल आप ये करते हैं अभी, क्योंकि हम उसका टेस्ट है, ये पता होगा किसी को नहीं करता है, हालांकि बहुत जबरदस्त टेस्ट है। ये टेस्ट हमें बताता है अबाउट सर्टेन मेटल्स, खासतौर पर अल्कलीन रहता है। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से हम सारे मेटल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ को नहीं कर सकते। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ को चेक करने का तरीका ये तो सिर्फ फ्लेम टेस्ट से चेक करते हैं। फ्लेम टेस्ट क्या होता है, अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, सॉल्ट है, जिसमें सोडियम मेटल फर्स्ट पहले मौजूद है, सॉलिड हालत में उसे छोटे से चम्मच पे रखें और फ्लेम में ले जाए। आपके घर में भी चूल्हा है, ठीक है, जब आप चूल्हा चलाते हैं तो जो फ्लेम बनता है उसमें कुछ कलर्स के शेड आ रहे होते हैं कभी कभी। तो याद रहे, एक्चुअल फ्लेम कलर है कलरलेस या लाइट ब्लू। अगर उसमें किसी और कलर का शेड आ रहा है तो इसका मतलब है आपके चूल्हे में कचरा है और उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है। तो चूल्हे को साफ कीजिए तो आपको लाइट ब्लू कलर का फ्लेम मिलेगा। आप चम्मच पे सोडियम क्लोराइड तो घर में है ही ना, वो रखकर उस लाइट ब्लू फ्लेम में जैसे ही लेके जाएंगे चम्मच, तो जैसे ही नमक को फ्लेम मिलेगा, आपके फ्लेम का कलर गोल्डन येलो होता है। दिस इज द प्रोमिनेंट कलर ऑफ सोडियम, ये सोडियम का कलर है। फर्स्ट कीजिए आपके पास लिथियम का कंपाउंड हो, रेड हो जाएगा। आपके पास पोटेशियम हो, लिलैक या वॉयलेट हो जाएगा। इसका मतलब है हर मेटल फ्लेम में जाने के बाद अलग कलर के साथ ग्लो करता है, और इससे हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो हमें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के फ्लेम कलर याद होने चाहिए, इस पर ऐसे बताते हैं। तो फ्लेम टेस्ट में लिथियम का फ्लेम कलर है रेड, सोडियम का फ्लेम कलर है येलो, पोटेशियम का फ्लेम कलर है वॉयलेट, रुबीडियम का फ्लेम कलर है रेड वॉयलेट, और सीजियम का फ्लेम कलर है ब्लू वॉयलेट। ये हो गया अल्कली मेटल्स। अल्कलाइन मेटल्स में बेरिलियम का कोई कलर नहीं है, यानी बेरिलियम हमें कोई पर्टिकुलर कलर नहीं देता। मैग्नीशियम, सिल्वर वाइट, कैल्शियम, ऑरेंज रेड, और फिर स्ट्रोंशियम डीप रेड, और बेरियम पेल ग्रीन। तो आप सवाल को बन क्या देख रहे हैं, हम कोई कलर देंगे और पूछेंगे ये किस मेटल का है, या हम मेटल देंगे और पूछेंगे इसका कलर क्या है। तो एक ऐसी भी जरूर इस डाटा पे से आ जाएगा, इसलिए ये बड़ा बेनिफिट आपका हो गया सर। स्टैटिस्टिकली आजकल सोडियम होता है, वो उस पे हम टेस्ट कर सकते हैं टेस्ट, और कोई ऐसा है कुछ जो घर से लेकर करना चाहिए? घर पे, घर पे कोई नहीं होगा, घर पे सिर्फ सोडियम। सोडियम लेकिन केमिस्ट्री की लैब अगर आपकी कौन सी कॉलेज में है? गवर्नमेंट कॉलेज, कौन सा? ब्लॉक 7, ब्लॉक 7? मॉडल हॉस्पिटल। हाँ, मॉडल हॉस्पिटल नहीं, ब्लॉक 7 गुलशन जी। दीपा के साथ उसके सामने जो है, सफारी पार्क के सामने, जहाँ ये अजीब पढ़ाते हैं सर, अजीब फिजिक्स वाले जो है। अच्छा, आपने देखा, तो गुलशन वाला जो है अच्छा कॉलेज है, उसके लिए लैब में होगा। तो खास तौर पर ना ये मिल जाएगा आपको, ये तो बहुत अच्छी चीज है, बड़ा अच्छा लगेगा। तो सेम की तरह है, सेम की तरह वेरियम। लेकिन इसमें असल इशू क्या है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में माशाल्लाह से केमिकल बहुत अच्छे आते हैं, सवाल ही नहीं होते, पढ़े रहते हैं। तो जो ओरिजिनल मर्क कंपनी है जनरली उसी में आप बताते हैं, वो प्योर होता है, उसमें ये बहुत अच्छा कलर। तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पैचुला पे लेते हैं, फिर प्यार ग्रीन कलर आए। ये स्ट्रॉबेरी डीप रेड लिखा है, स्ट्रॉबेरी रेड आता है, बड़ा अच्छा स्ट्रॉ चीज है। लेकिन पिक्चर वही है कि सस्ता स्ट्रॉ मेरा महंगा है, लेकिन तो सस्ता है तो खराब चलता है। वो भी सारा ये आपको कॉलेज कैल्शियम भी होगा और मैग्नीशियम सब हो गए।
लेकिन इसके कलर सबसे अच्छे नजर आते हैं। तो बस इम्प्योर करो, क्योंकि जो पाकिस्तानी वेरिएंट में कंपाउंड आता है कभी सिलेक्ट कर, मैंने आखिरी दफा जब ये कर रहा था आसमान कॉलेज में बेहतरी जनरल वाले कैंपस से आता था, तो वो ये दिखाते थे। उस वक्त प्रैक्टिकल कराने पड़ते थे। इसका फायदा ये होता था, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है और इसकी इक्वेशन भी नहीं होती। तो 2 नंबर मिलते हैं सिर्फ ये बात लिखने के लिए कि व्हेन वी परफॉर्म फिल्म टेस्ट विद बेरियम वी गिव क्लीनली नंबर मिलता है अगर बेरियम का सॉल्ट आ रहा है। तो ये इस यहाँ से बात है। ओके, अब आखिरी चीज इस चैप्टर की क्या है, जैसे हमने एस ब्लॉक के रिएक्शन दिए थे, पी ब्लॉक के रिएक्शंस, सिर्फ हमें वैलेंसी का ख्याल रखना है। वही सब चीजें हैं, मसलन सबसे पहले है विद हेलोजेंस। तो हेलोजन की वैलेंसी माइनस है। अब हम हर ग्रुप के साथ अगर बात करना शुरू करें तो ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 में जो भी एलिमेंट होगा उसका चार्ज होगा +3, तो हाइड्रोजन का चार्ज होगा -1, तो क्या बनेगा Mx3। अच्छा, अगर बस इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ग्रुप 3 का एलिमेंट है L, ऐसे लिखेंगे। हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल की सूरत में होता है तो X2 लिखेंगे। जब ये दोनों मिलेंगे तो इस फॉर्मूले का कंपाउंड बनाएंगे, दिस इज AlX3, इक्वेशन ऐसे वैल्यूज, और ये कहलाएगा एल्यूमिनियम। अब हाइड्रोजन की जगह पे वही ब्रोमीन क्लोरीन आयरन को चाहे वो चाहे इस्तेमाल करेंगे। 4, ग्रुप 4 है, ये है वो मेटल, वो एलिमेंट जो +4 -4 दोनों चार्ज होते हैं। तो जब ये नॉन मेटल्स के साथ मिलते हैं तो प्लस है, क्योंकि नॉन मेटल माइनस होगा तो माइनस माइनस नहीं करेगा। तो सबसे मशहूर एग्जाम्पल सिलिकॉन जब हेलोजन के साथ मिलता है किसी भी, तो बनाता है SiX। और इसमें हम X खास तौर पर एग्जाम्पल क्लोरीन की ले लूं तो ये बड़ा मशहूर कंपाउंड बनता है, इट इज सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो ये ग्रुप 4 का हो गया। इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलता है कार्बन के साथ से। 5 ए में जो एलिमेंट है उनका चार्ज हमें पढ़ा था -3 होगा सबसे कॉमन, वो तो खैर क्लोरीन के साथ नहीं होगा। क्लोरीन के साथ या तो +3 होगा या +5 होगा। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है फास्फोरस की क्लोरीन के साथ। फास्फोरस क्लोरीन के साथ मिलकर PCl3 भी बनाता है और फास्फोरस क्लोरीन के साथ मिलकर PCl5 भी बनाता है। Just need to balance the equation accordingly. जबकि नाइट्रोजन के साथ अगर क्लोरीन मिलता है तो वो सिर्फ NCl3 बनाता है। ये ग्रुप 6 हो गया, 5 हो गया। ग्रुप 6 के लिए अगर हम हेलोजन का रिएक्शन करवाएं तो ग्रुप 6 में ऑक्सीजन है जो हेलोजन में फ्लोरीन से रिएक्शन करके बनाता है OF2, ऑक्सीजन फ्लोराइड। और इसी तरह E6 है। और अगर 7 है तो क्या हेलोजन हेलोजन से भी रिएक्शन करता है, वो कंपाउंड कहलाता है इंटर हेलोजेंस, जिसमें हेलोजन हेलोजन से रिएक्शन करता है, लेकिन ये हमारे किसी उसमें नहीं है, ये कहलाते हैं इंटर हेलोजेंस। तो उसमें ये होगा कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो माइनस में होगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो प्लस है। अच्छा, दूसरे नंबर पे रिएक्शन हुआ, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी हाइड्रोजन की तरह -1 है, ये भी सबके साथ मिलता है। तो ग्रुप 3A एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन तो AlH3। ग्रुप 4A सिलिकॉन प्लस हाइड्रोजन SiH4। ग्रुप 5A मशहूर तरीन रिएक्शन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं अमोनिया। 6A हाइड्रोजन और 6A का एलिमेंट है सल्फर, इनके बनाएंगे H2S।
और 7 है हाइड्रोजन सारे हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाता है HX। इसमें HF HCl HBr HI सब बनेंगे। फिर इसके बाद है रिएक्शन तीसरे नंबर पे, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। हमें याद है नाइट्रोजन से बनता है नाइट्राइट, नाइट्रोजन का चार्ज है -3। तो ग्रुप 3 है एल्यूमिनियम या जो भी ग्रुप 3 का एलिमेंट है और नाइट्रोजन -3, तो सिंपल बनेगा AI। इक्वेशन बना तो मैं लिखूंगा एल्यूमिनियम नाइट्रोजन गैस से मिलकर बनाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइट। ग्रुप 4 है तो सिलिकॉन और नाइट्रोजन अगर मिले तो बनता है Si3X, सिलिकॉन नाइट्राइड। 5 है से तो नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि 5 है में वो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से नहीं होगा, लेकिन 5 के बाकी मेंबर्स हो सकता है फास्फोरस। when phosphorus take with nitrogen it forms E3N5। फास्फोरस का चार्ज +5 और नाइट्रोजन का चार्ज -। और अगर 6A लेते हैं तो सल्फर से या ऑक्सीजन से कनेक्शन नहीं है, अलबत्ता 7A में क्लोरीन के साथ अभी भी हमने लिखा था ये रिएक्शन है, इसमें बनता है NCl। ये मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन के साथ, मोनोऑक्साइड में आते नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं, एक नहीं करते बेटा। बुक में असल में इससे थोड़ा सा अवॉइड किया। नाइट्रोजन के 17 ऑक्साइड है, एक नहीं है। तो किस तरह है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नॉर्मली मिले नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन से मिल जाए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो मशहूर ऑक्साइड। तो ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद रिएक्शन है विद ऑक्सीजन, ऑक्साइड बनेंगे। ये वाला रिएक्शन यहाँ है, ऐसे ये कोई भी हो जाएगा। अच्छा तीसरे नंबर पर यानी थर्ड ग्रुप के साथ एल्यूमिनियम का चार्ज +3 ऑक्सीजन का -2 तो बनेगा Al2। एल्यूमिनियम when reacts with oxygen it forms Al2O3, ऐसे इक्वेशन बैलेंस करनी। और सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स सिलिकॉन ऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। मशहूर है तो 5 या रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 6 सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO और 7A में ऑक्सीजन प्लस क्लोरीन, ये भी पहले आ चुका OF। हर एक पे हम सिर्फ चार्ज का अगर ख्याल कर लें तो इक्वेशन आसानी से। दूसरी बात चैप्टर में एक छोटी सी आखिरी बात है, दो बातें है प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस, खासतौर पर ब्लैंक्स के लिए बहुत जरूरी है। चार हैलोजेन मशहूर है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो पहली चीज बॉन्ड इनहेरिटेंस, हम इस सबके ऑर्डर याद रखेंगे, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जैसे जैसे हम एटम का साइज बढ़ता जा रहा है उनके दरमियान बॉन्ड वीक हो जाता है। सबसे ज्यादा मशहूर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्लोरीन का है, फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन का है। तो ये हमें पता हो कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है कि सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोरीन, सबसे कम। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ
of halogen acid। अब 4 halogen acid हैं, HF, HCl, HBr और HR। कौन ज्यादा अच्छा है इसमें? तो इसमें लॉजिक ये है कि एसिड की खूबी होती है जो पानी में जाकर एस पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। एस पॉजिटिव आयन वो कंफर्टेबली प्रोड्यूस करेगा जिसका बॉन्ड वीक होगा। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। तो फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ऐसे पानी में डालते हैं तो इतना आयनाइज नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है ये ऑर्डर ऐसे है। The most strongest halogen acid is HR, and most weakest oxidizing halogen acid is HF। अब इसी वे पर बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ हेलोजन। हेलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। तो आपके ख्याल में चारों में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा? फ्लोरीन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद ये अब एक चीज हो अब आखिरी टॉपिक, और वो है रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ हाइलाइट आयन। अब हम बात कर रहे हैं हाइलाइट आयन की, यानी क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। पहली बात, ये जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन अब तो ले चुके हैं ना, अब अगर ये किसी से रिएक्शन करेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। इसका मतलब है खुद ऑक्सीडाइज होंगे, दूसरों को रिड्यूस करेंगे। तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एक्शन। इनमें से कौन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से यूज करेगा? अब आप फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीनने का तो मतलब है शेर के मुंह में हाथ डाल के खाना छीनना। तो इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ये अभी देखिए 4 आए इसमें। कंफ्यूजिंग हो जाते हैं अभी तो आपको सुन लिया, मैंने बता दिया। ध्यान में एकदम पूछे तो आपको तो ये आ गया तो इधर वाला ऑर्डर है, इधर वाला। तो ये 4 ऑर्डर आ गए। और हमने चैप्टर में बात करी कि एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट सब में है कि अगर हम टॉप से बॉटम ग्रुप में जाएं तो उनकी प्रॉपर्टीज में एक रेगुलर पैटर्न है। लेफ्ट से राइट पीरियड में जाए तो भी एक रेगुलर पैटर्न है। तो ये 2 पैटर्न हमें पसंद गया है, डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड। एक और पैटर्न है जिसको हम कहते हैं डायगोनल ट्रेंड। डायगोनल ट्रेंड में हम ये सब में नहीं, सिलेक्टेड में है कि 2 ऐसे एलिमेंट सिमिलरिटी शो करेंगे जो पीरियोडिक टेबल में डायगोनली रिलेटेड। डायगोनली का मतलब एक ग्रुप का फर्स्ट और नेबरिंग ग्रुप का सेकंड। तो डायगोनल ट्रेंड है ट्रेंड between the first element of one group and second element of neighboring group। तो अब इसकी एग्जाम्पल में है कि अगर हम देखें यूं, ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A और ग्रुप 4A में। तो ग्रुप 1A में लिथियम सोडियम 2 एलिमेंट्स होती हैं, इधर बैरियम मैग्नीशियम, इधर बोरॉन एल्यूमिनियम और कार्बन से। तो अब जो एलिमेंट डायगोनल ट्रेंड शो करते हैं वो लिथियम और मैग्नीशियम है। तो ये दोनों डायगोनली सिमिलर है। इसी तरह बेरिलियम एल्यूमिनियम से डायगोनली सिमिलर है और बोरॉन सिलिकॉन से डायगोनली सिमिलर। ये 3 है जिनके अंदर ये डायगोनल ट्रेंड मौजूद है। सिर्फ हाँ, और कहीं पे भी हमें ऐसा डायगोनल ट्रेंड। ओके, अब ये चूंकि पूरे चैप्टर का हमने रिव्यू किया है, there are selected कुछ मैंने कोशिश की कि हम इसे कोशिश करते हैं मिलके कि कर सकें और हमें अंदाजा, तो बेसिकली इसका मतलब ये अंदाजा क्वेश्चन आएगा कैसे, ठीक है ना? क्योंकि अभी एकदम से तो सब चीजें आती हैं वही ना। तो ये हम मिलके करते हैं और देखें, और ये हमारे पास भी रहे ताकि हमें पता हो कुछ क्वेश्चन हमारे बारे में। तो ट्राई मारें, क्या आपको समझ में आता है, फिर मैं सबके जवाब एक्सप्लेनेशन के साथ
who would be explanation and answer the first one. As we go down the group in group 7, halogens, the reactivity. Halogens अभी भी जब हम नीचे जा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही होगी, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही होगी, तो ऑप्शन बी इज राइट. In case of metals, alkali metals, down the road reactivity increase or non-metal decrease होगी. It across a period the atomic size. तो जब हम ग्रुप पे नीचे जा रहे थे तो एक एक करके ऑर्बिट्स बढ़ रहे थे, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. जब हम ऐसे जाते हैं तो ऑर्बिट्स की तादाद में कोई चेंज नहीं आता, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है. तो दैट इज आल्सो बी. अच्छा, फिर इसके बाद है फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का चार्ज होता है +2 और नाइट्रोजन का -3, तो द फॉर्मूला शुड बी M3N. तो हम देखेंगे हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं उसमें M3N2 जो है वो सी में मौजूद है. दिस शुड बी द आंसर. So which gas is evolved when alkali metal dissolved in water? खासतौर पे ये रीजन बता रहा है कि ज्यादा देखते हैं जब हम सोडियम मेटल को या किसी भी मेटल को पानी में डालते हैं, हाइड्रोजन गैस से evolve होती है. So हाइड्रोजन इज ऑप्शन बी. फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ बेरियम. दो बातें याद रखनी है. बेरियम ग्रुप में है, उसका चार्ज है Ba+2, और ये याद रखना है कि ये बनाता है पर ऑक्साइड, और पर ऑक्साइड होता है O2-2. दोनों मिलेंगे तो बनेगा BaO2, और BaO2 इज माय ऑप्शन इन बी. फिर इसके बाद है which of the following metals form super oxide. तो हमें याद है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं. यहाँ ऑप्शन में पोटेशियम है, तो दैट्स सी ऑप्शन. Formula of nitride of element M is Mn. M must be the element of group. तो अगर नाइट्राइड का फॉर्मूला Mn है तो इसका मतलब है M का वही चार्ज है जो N का है. तो अगर N-3 है तो ये +3 है, तो +3 किस ग्रुप का होता है? ग्रुप 3A का होता है. तो ये है ग्रुप 3A, दैट इज C. Formula of chloride of a metal M is MCl3. Which of the following is the correct formula of its oxide? लेकिन थोड़ा ट्रिकी हमने काम किया कि अगर हम आपसे ये कहें कि एक मेटल है या एक एलिमेंट है जिसके क्लोराइड का फॉर्मूला है MCl3, तो अगर MCl3 है तो इससे आपको ये पता चला कि हाइड्रोजन -1 होता है तो M होगा +3. तो अगर M+3 होगा और अब ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो इसका चार्ज होगा, इसका फॉर्मूला होगा M2O3. तो M2O3 इज ऑप्शन सी. फ्लेम कलर अभी बात हुई, सोडियम का है येलो, दैट इज ऑप्शन ए. मेटल व्हिच गिव्स ऑरेंज रेड फ्लेम इज कैल्शियम, ऑप्शन डी. Cathode in plasma cell is made up of mercury, that is option C. Which one of the following is produced in donor and plasma cell? Donor में इनमें से हाइड्रोजन गैस होती है, that's option B. Acid level method is used to prepare bleaching powder, that is option C. And bleaching powder is not used, इस नाम पे इस्तेमाल नहीं होगा. स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर में होता है, ब्लीचिंग वाटर में होता है, क्लोरीन की प्रिपरेशन में होता है. जो आखिरी ऑप्शन है एटलीस्ट पीएच लेवल इन वाटर, इससे सब कोई ताल्लुक नहीं है, ऑप्शन डी. खतरनाक सवाल है ये आपसे, क्योंकि अक्सर बच्चों का ये हाल होता है कि जब किताब में किसी चीज की यूजेस लिखे होते हैं, फिर भी हमने क्या है 8 किलो बिल्कुल वो ही याद कर लेते हैं, तो बातें पूरी यूजेस. अब आपके दो तीन याद कर लीजिए, किस सवाल करना चाहते हैं जिसमें मतलब एक ऐसा है जो नहीं है, तो वो तब आपको चलेगा, आपको सारे याद हैं. मैं यहाँ ये लिखा, तो ये एमसीक्यूज में ये बड़ा एक मतलब आपका है. दिस इज ऑल अबाउट योर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स थिंग. अब हम आज को चलो हाँ बिल्कुल काफी लोग, लेकिन जैसे मैंने कहा राइट आफ्टर द इंटीग्रेशन अगर हम पाएंगे तो मैं पूरी बुकलेट दे दूंगा.
और उसमें लिखनी जरूरी नहीं है, आप ध्यान रखिए। इसे सब हो सब उसमें भी लिखा है। मैं उसी में लगा रहता। Okay, the second chapter on inorganic facility को chapter है is about transition to elements और belonging, ठीक है। अच्छा, transition elements की definition बनती है elements placed between group 2A and 3। periodic table के हिसाब से ग्रुप 2A और 3A के बीच वाले हिस्से में ये पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरी डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ फैमिली बी। तो ग्रुप 1B से लेके 8B तक जो पूरी फैमिली बी है, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और तीसरी डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ बी एंड एफ ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक किससे है, ये डी है ऐसा। तो अब इसकी डिवीजन भी यही होती है, डी ब्लॉक इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन। डेफिनेशन को हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल है। आउटर ट्रांजिशन में इसकी 4 सीरीज हैं, कंसिस्ट ऑफ 4 सीरीज। तो वो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम 3D सीरीज भी कहते हैं। इसका मतलब वो एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 3D पर सकता है। तो 3D 1 से लेके तो 3D 10 तक 10 एलिमेंट हो सकते हैं। आपको याद रखना है कि ये सीरीज शुरू होती है स्कैंडियम से और खत्म होती है इससे। तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का नाम हो गया। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम कहेंगे 4D सीरीज, क्योंकि इसके एलिमेंट्स में 4D का सबसे अंतर है। ये शुरू होता है एलिमेंट है वाइट्रियम और खत्म होता है कैडमियम, Ct। तीसरा है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जिसको आप कहेंगे 5D सीरीज, and that starts from lanthanum and finishes at mercury। And the finally fourth transition series, इसको हम 6D सीरीज कहते हैं। That starts from actinum and finishes at copper lithium, Cm। सर कि 7D पे अभी हम नहीं पहुंचे। 7D याद कर बहुत टाइम है। वैसे उसका नाम मुझे लग गया है सुपर एपिलाइट्स, लेकिन बहुत ज्यादा ही कुछ नहीं है बात करना चाहिए। क्योंकि कॉपर लिथियम का एटॉमिक नंबर है 112 और इसके बाद 6 एलिमेंट और हैं जो कि बेसिकली 7D में है। उसके बाद यूनिट बनेगा फिर नंबर एफ लॉग का सिर्फ हमें ये बताना है कि इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी कोई डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसके बारे में ये बात है कि दे कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स। एक कहलाती है लैंथेनाइड्स और एक कहलाती है एक्टिनाइड्स, ठीक है। अब चैप्टर की पहली और बहुत ही अहम चीज जो है ये हमारे कॉन्सेप्चुअल चीज होती है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और उसमें हमारी पहली और की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इसलिए जो बाकी सारी प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से ही एक्सप्लेन की जाती है। बस इसी तरह फोकस पे हमें जो कुछ भी पढ़ना है इस चैप्टर में वो इस पे बेस करते हुए पढ़ना।
लेकिन हमारा रेफरेंस होगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, हम ज्यादातर बाकी इसी के रेफरेंस से करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाकी ट्रांजिशन सीरीज है उससे हमारी दुश्मनी को हराम है, ऐसा नहीं है। उनमें कुछ ऐसे मेटल है तो कहीं नहीं इस्तेमाल करने का तस्करा आएगा, मसलन मरकरी का तस्करा आएगा, सिल्वर का आएगा, लेकिन बहुत मायने असल हम इसी की तरफ चलेंगे। तो हमारा पहला काम रिक्वायरमेंट है हमारी सिलेबस की कि हमें इन 10 एलिमेंट्स के नाम सिंबल्स मालूम, हमें बहुत आसानी होगी आगे की चीजों में, खासतौर पर नंबर के साथ। So the first element is scandium, उसका एटॉमिक सिंबल है 21, एटॉमिक नंबर 21, फिर सिंबल है Sc। दूसरा है टाइटेनियम, Ti 22, वेनेडियम, B23, क्रोमियम, Ca 24, मैंगनीज, Mn 25, आयरन, Fe 26, cobalt, Co 27, nickel, Mi 28, copper, Cu 29, and zinc, Zn 30। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। इसकी लिखेंगे तो सब कुछ वही रहेगा, बस 4s2, 3d2। इसकी हो जाएगी 4s2, 3d3। फिर कॉपर पे जैसे हम आएंगे तो हमें याद आएगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है, 4s2, 3d4 नहीं होती, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन s का d में जाता है ताकि दोनों हाफ फिल हो जाए, तो इसकी 4s1, 3d5 है। इसकी होगी 4s2, 3d5, इसकी होगी 4s2, 3d6, इसकी होगी 4s2, 3d7, इसकी होगी 4s2, 3d8, इसकी होगी 4s2, 3d9। इसमें भी वही चीज है, ये 4s1 हो जाएगी और ये 3d10 और ये हो जाएगा 4s2, 3d10। तो मैंने सबकी कॉन्फ़िगरेशन का बैलेंस पार्ट वाला हिस्सा लिखा है ताकि हम उनकी पहचान कर सकें। तो जो पहला मैसेज है कॉन्फ़िगरेशन सुनते ही हो गया है, देयर आर टू एक्सेप्शनल केसेस, एक ये है और एक ये, जहां हमने रूटीन को वॉलेट किया है और एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में इसलिए दिया है ताकि डी या तो हाफ फिल हो जाए या फुल फिल, व्हिच इज रिलेटिवली अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी बात, हमें ये भी आता है, बुक्स रूल फर्स्ट ईयर में सीखा था, जिससे हम सबशेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और ये हिसाब लगाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और कितने अनपेयर्ड हैं। तो अगर मैं 4s और 3d के बारे में हिसाब रखूं, ये 4s, ये 3d, 4s का एक ही सबशेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में टोटल 5 होते हैं और उसमें फिलहाल एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका बना है 4s 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में भी 2, तो रूल क्या है, डी में आप उस वक्त तक पेयर नहीं बनाएंगे जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो अब अगर ये दो हैं तो दोनों अलग अलग होंगे और अनपेयर्ड होंगे। 4s2, 3d, 3 का मतलब s में तो 2 डाल दीजिए, लेकिन 3d3 का मतलब होगा कि आप 1, 2, 3 ऐसे रखेंगे, ये सबसे अच्छा। इसके 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन और d के 5 का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, सारे एंकर इलेक्ट्रॉन है। इधर s में दोबारा से पेयर बन गया, मगर d में 5 अनपेयर है। इधर s में पेयर और इधर 5 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे लेकिन अब 6 हो गए, तो पहली दफा यहाँ एक पेयर। 4s2, 3d7 में आपको 2 जगह पेयर बना और बाकी 3 जगहों पे सिंगल इलेक्ट्रॉन। 4s2, 3d8 में अब आपको 3 जगह पेयर बनाना पड़ेगा, 2 जगह ऐसे रहेगी। 4s1, अब यहाँ s में पेयर नहीं है, 3d10 पूरा भरा हुआ है, सब में पेयर, और जिंक में सारे ही पेयर है, s भी पेयर है और d भी पेयर है।
अब पहला काम, क्योंकि लॉजिकल है, सिर्फ हम आपको एटॉमिक नंबर अगर बता दें, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखी बता देते हैं इसमें कितने एम्पीयर है। तो वी जस्ट सी दैट स्कैंडियम में 1 है, टाइटेनियम में 2 है, वैनेडियम में 3, क्रोमियम में एकदम से 6 हो गया, फिर मैंगनीज में 5, आयरन में 4, कोबाल्ट में 3, निकेल में 2, कॉपर में 8 और जिंक में 1। पहला सवाल हम ध्यान में आए, एलिमेंट देकर क्लासिफिकेशन कितने एम्पीयर लिखा, रट के तो नहीं लगाना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखकर कोई हिसाब लगाना है। दूसरा सवाल, अगर हम बजाय आपको एलिमेंट देने के उसका कैटाइन, हम कहें बताइए इस कैटाइन में कितने एम्पीयर लिखा, तो ये है आयरन प्लस 3, एटॉमिक नंबर बता दिया 26। आप सबसे पहले लिखिए आयरन की कॉन्फ़िगरेशन, हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p6। अब +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जो खास बात समझने वाली है, ऐसा मत कीजिएगा कि 3 इलेक्ट्रॉन डी में से निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने का रूल ये है कि दो पहले 4s में से निकलेंगे फिर डी में से निकलेंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? 3। दो 4s में से निकलेंगे, एक 3d में से, तो बचेगा क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s खत्म हो गया, 0 उसको तो हटा दें, और 3d में से एक निकला तो 5। ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी किसकी? Fe प्लस की। तो अब इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5, और s खाली है, s तो खाली है और डी में 5 का मतलब सब एक एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ? 5। हालांकि आयरन खुद में 4 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने से फायदा क्या हो गया? उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो ये एक सवाल है, आपने ऐसा पूछना है। अच्छा, दूसरी इसी से हमारी बहुत अहम बात है, नंबर 1, तमाम ट्रांजिशन मेटल्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब है दे कैन बी अट्रैक्टेड विद मैग्नेट। हर वो मेटल मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है जिसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड है। तो क्या इन सब के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सिवाय जिंक के। तो क्या स्टेटमेंट बनती है? ऑल metals of first transition series are paramagnetic except zinc। और क्यों? क्योंकि जिंक के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और बाकी सब में कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरी चीज जो इस कॉन्फ़िगरेशन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकती है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मेटालिक बॉन्ड पे डिपेंड करता है। मेटालिक बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग है किसका वीक है, ये डिपेंड करता है कि इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो ट्रेंड क्या बन रहा है? स्कैंडियम से क्रोमियम तक, यहां से यहां तक तो बढ़ रहा है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट का भी यही हिसाब हुआ, melting point increases from scandium to chromium and then decreases from manganese to zinc। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात जिसका ताल्लुक इसी कॉन्फ़िगरेशन से है, यानी इससे हमें ये कॉन्फ़िगरेशन इसमें हमारी हेल्प करेगी, वो इनकी एक बहुत अहम खूबी है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इन मेटल्स के चार्जेस मुख्तलिफ कंपाउंड्स में मुख्तलिफ है और उसकी वजह है कि इनके पास दो सब शेल हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 4s से भी 3s से। ज्यादातर 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं सिवाय कॉपर क्रोमियम के, सबके 2। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो चार्ज बनता है +2, और फिर जब डी के इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं तो +3 +4 +5 ये सब होते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन एलिमेंट टी के केस due to availability
of two orbits for body. For example, 4s and 3d or first transition series. फिर ये पूरी है जिसको आप कहते हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। इसी वजह से कि इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, they can be used as catalyst। तो आपको याद हो मशहूर कैटलिस्ट, तो प्लैटिनम, निकेल एंड प्लाटियम, इनको हम ऑर्गेनिक में यूज करेंगे फॉर हाइड्रोजनेशन। तो कल पढ़ा है वैनेडियम पेंटॉक्साइड फॉर कॉन्टैक्ट प्रोसेस, आयरन और हेबर्स लॉसेस जिससे अमोनिया गैस बनती है। ये कुछ मशहूर कैटलिस्ट के नाम हैं। इनकी पांचवी खूबी बनती है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय कहते हैं मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स विद एट लीस्ट वन मेटल। अमूमन मेटल्स के साथ मिलकर जो मिक्सचर बनाते हैं वो एलॉय है। एलॉय बनाने का मकसद ये है कि अगर हमारी जरूरत किसी एक मेटल से पूरी नहीं हो रही तो हम उसमें एक और मेटल मिलाते हैं ताकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो। मसलन लोहे से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जो लोहा जंग था, तो अब हम उसमें क्रोमियम मिलाते हैं ताकि उसको रस्टिंग से रोक सकें। तो फिर क्रोमियम और आयरन का जो मिक्सचर होगा वो आयरन की एलॉय कहलाएगा, जिसको हम कहते हैं स्टील। तो मुख्तलिफ मेटल्स की कॉम्बिनेशन से हम मुख्तलिफ मिक्सचर्स बनाते हैं। ये अब छोटी छोटी सी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, जो इसकी सबसे अहम और सबसे डिटेल में पढ़ने वाली प्रॉपर्टी जो हम अगली दफा देखेंगे, जो कहिए सेकंड वो टॉपिक है जिसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल कहते हैं अपने दिमाग में आने का। इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और उसका नॉमेनक्लेचर। तो कॉम्प्लेक्स ऐसे और कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, तो जो दो चीजें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाती हैं कॉम्प्लेक्स में वो कहलाती हैं मेटल, ट्रांजिशन मेटल, और दूसरी को हम कहते हैं लिगेंड। ये दोनों बनाते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स, और जो चीज बनती है वो कहलाती है कॉम्प्लेक्स। तो हम ये पढ़ेंगे कि लिगेंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं और कैसे, तो फिर ये इंशाल्लाह हमारा काम होगा फाइनली जो हमारी क्लास की आएगी उस पर। थैंक यू।